नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कहा जा रहा है आपसे कि हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। द हिमालयन कल्चरल सेंटर इज लोकेटेड एट देहरादून। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि नंदा देवी रिजर्व जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कब शामिल हुआ। तो जो हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है उसमें नंदा देवी रिजर्व को इंक्लूड किया गया है 1988 में। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता था। ठीक है, हु इज़ नोन एज द सुल्तान ऑफ देहरादून। तो ये थे महावीर त्यागी जी, इनको बोलते थे। और ये इंडियन इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल था उसमें काफ़ी एक्टिव मेंबर रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रहे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि उत्तराखंड में विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड के ये चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है। देखिए, इस तरीके के जो वन लाइनर फैक्ट्स टाइप के क्वेश्चन है इस तरीके से ही पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। दरवान सिंह संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये पौड़ी में स्थित है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट है। हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये स्टेट म्यूजियम जो है ये है आपका पौड़ी में। ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये है आपका हल्द्वानी के अंदर। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल राइफल का गठन जो है कब हुआ था। गढ़वाल राइफल्स का जो फॉर्मेशन हुआ ये आपका 1887 के अंदर। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है कब लागू किया गया था। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 का यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसका एम था कि सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन जो है कंट्री की ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पे जो इसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तराखंड में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये है 1 अक्टूबर 2015। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखें कि शहीद केशरी चंद मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये है आपका देहरादून के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ताड़केश्वर मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ये है आपका लैंसडाउन पौड़ी के अंदर। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म नीति मतलब कि जो फिल्म पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया। तो फिल्म पॉलिसी फ्रेम करके इम्प्लीमेंट की गई वर्ष 2015 के अंदर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। उत्तराखंड में किस स्थल को छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, मतलब कि मिनी कश्मीर के नाम से। तो ये है आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कुमायूं का प्रवेश द्वार जो है किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका हल्द्वानी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। मनोदया काव्य की रचना जो है किसने की थी। ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड है भरत कवि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि खतड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुमायूं रीजन में मनाया जाता है। बेसिकली ये जो फेस्टिवल है पशुओं की रक्षा के पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डेट यहाँ पे जो है ये है 10 मई 2011। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखें कि उत्तराखंड का सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो
डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक्स। ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसमें कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, है ना, तो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसेस वगैरह भी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो ऐसा जो हाईएस्ट नंबर वाला है ये है पौड़ी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि उत्तराखंड का राजकीय पशु आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये है मस्क डियर यानी कि कस्तूरी मृग। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसको डिक्लेयर किया गया है, गैरसेड को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को किस शब्द से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर, तो जो किरात बेसिकली किरात समुदाय जो है इन्हें किराती के नाम से भी जानते हैं, और ये तिब्बत बर्मीज़ एक जातीय समूह है कह लीजिए, और ये नेपाल के मूल निवासी थे। ठीक है, यह हैं कह लीजिए, और यहाँ पे इनको केदार खंड वाले हिसाब से अगर हम देखें तो इनको भिल्ल कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िंद मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस राजा का नाम अंकित है। ठीक है, तो इसमें हरदत्त, गोमित्र, शिवदत्त, ठीक है, इन तीनों के नाम है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो है नीचे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो कुषाण पीरियड था तो वहाँ के रिमेन्स अगर हम देखेंगे तो काशीपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश। ठीक है, तो तीनों स्थल हमारे कवर हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन डी हम यहाँ पे चूज करेंगे, करेक्ट है ये। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान से यौधेय शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो यौधेय शासकों के जो कॉइन्स हैं ये पौड़ी और देहरादून दोनों स्थल हमारे कवर होंगे। तो इसमें हम ऑप्शन सी वाला चूज करेंगे, बोथ द अबव आर करेक्ट। अगला देखिए कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस राजा ने करवाया था। ठीक है, तो ये है शीलवर्मन। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि किस परमार शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और ये इनका नाम था अजयपाल। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, परमार शासक थे ये। अगला देखें कौन सा परमार शासक अकबर का समकालीन था। ठीक है, तो मुगल रूलर जो अकबर था उसका समकालीन यहाँ पे सहजपाल थे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि किस परमार वंश के शासक के दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, तो ये थे फतेहपति शाह के दरबार में। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखें कि गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे परमार डायनेस्टी जो गढ़वाल में फाउंडेशन है ये इसके लिए संबंधित है कनकपाल। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। अगला देखिए कि शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला परमार वंश का शासक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे परमार वंश के शासकों ने शाह की पदवी उपाधि धारण की। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट थे ये थे बलभद्र शाह। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से किसे गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गर्वभंजक ये ध्यान रखिएगा, ये बोलते हैं महिपत शाह को। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के हैं, और इनको हो सके तो अच्छे से याद कर लें, आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि पृथ्वीपति शाह का संरक्षक कौन था या फिर कौन थी। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह का संरक्षक अगर हम देखेंगे तो ये रानी कर्णावती। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि परमार शासक फतेह शाह अब यहाँ पे किस पंथ का अनुयायी था। ठीक है, जो कह लीजिए फॉलोअर था। तो यहाँ नीचे जैसे कि नाथ पंथ, बौद्ध, जैन या फिर वैष्णव। ठीक है, तो इसमें ये संबंधित रहा नाथ पंथ से। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखें कि ललित शाह जो है किस वर्ष गढ़वाल की गद्दी पर बैठा। ठीक है, इन विच ईयर ललित शाह सेट ऑन द थ्रोन ऑफ गढ़वाल। तो ये वर्ष था हमारा 1772। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। द गोल्डन एज ऑफ गढ़वाल, द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ द
परमार डायनेस्टी इज कॉल्ड। तो ये था फतेहपति शाह का शासनकाल। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि किस शासक के आमंत्रण पर सिख गुरु राम राय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देहरादून में जो गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया गुरु राम राय के द्वारा, तो ये आमंत्रण दिया गया फतेहपति शाह का। ठीक है, तो उस समय चूंकि इनका एक गोल्डन पीरियड रहा तो काफ़ी इस तरीके की एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गोरखों एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध लंगूरगढ़ नामक स्थान पर किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो जो युद्ध हुआ लंगूरगढ़ नामक स्थल पर हुआ गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच में 1791 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह मारा गया। अब यह पूछा जा रहा है आपसे कि युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये वाला युद्ध हुआ आपका 1804 के अंदर। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उत्तराखंड के किस मंदिर के परिसर में पुनर्निर्मित श्री आदि शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा का पीएम नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है। तो अभी ये हाल ही की घटना है और ये केदारनाथ मंदिर के कैंपस में हुआ। ठीक है, चूँकि जो फ्लड्स आए थे 2013 में तो वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था इन सब चीज़ों में, तो अभी पुनर्निर्मित करके इसको अनवील किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला है कि परमार शासक पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था। तो ये सुलेमान शिकोह को दिया गया था संरक्षण पृथ्वीपति शाह के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो जैसे एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन है, ठीक है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो ये शासन के अंग माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है, अब चूंकि इसका अध्यक्ष वैसे होते तो ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, बट इनको रबर स्टैम्प भी कहा जाता है क्योंकि बस इनके नाम से सारे काम होते हैं, बट जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। तो ऑप्शन हम फिलहाल यहाँ पे ए चूज़ करेंगे चूँकि इन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसी दी हुई है। अगला देखें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन, तो ये प्रेसिडेंट ही। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे देखा जाए तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं और फर्स्ट लेडी जो होती हैं ऑफ कंट्री ये होती हैं प्रेसिडेंट की वाइफ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो जैसे मान लीजिए आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है, तो इनके जो एक हेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आर्मी चीफ हो गए, इधर नेवी के हो गए, आर्मी के हो गए, वो तो होते ही हैं, बट जो सुप्रीम कमांडर है इनके ऊपर कह लीजिए एक, तो वो होते हैं आप हमारे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को हल करने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो बेसिकली ये इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट काइंड का होता है। जैसे कि आम चुनाव में आप वोट डालते हैं वैसा इलेक्शन नहीं होता है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा एक होता है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट इस वाले इलेक्शन में होता है, ठीक है, क्लोज्ड बैलेट में चूंकि ये इलेक्शन होता है, तो अगर यहाँ पे इस इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो इसका जो कह लीजिए रिजॉल्व करेगा ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे रोल नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा इसके लिए डी करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखें कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम है ना, तो वही ये होता है आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चूँकि होता है, जैसे मान लीजिए इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, है ना, वोट करते हैं। तो जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो ये जो लोग वोट देते हैं
ये हर कैंडिडेट को वोट देते हैं, ठीक है। उसमें प्रेफरेंस दी जाती है, एक जैसे एक ऐसे बैलेट जो इनको मिल रहा है तो उसमें 1 2 3 मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, तो ऐसे सारे जो वोट देने वाले लोग हैं, तो जैसे जिसको मान लीजिए सेकंड कैंडिडेट को पहला वोट देना चाहते हैं तो वो फर्स्ट उसमें मेंशन करेंगे, सेकंड वाले को दूसरा वोट देना, थर्ड वाले को मान लीजिए दूसरा वोट देना चाहते हैं तो वहाँ 2 लिख देंगे, और फर्स्ट वाले को तीसरा दे दिया मान लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से ये वोटिंग होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन हम डी चूज़ कर लेंगे। अगला देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, ठीक है। टू मेक द चेंजेस इन शेड्यूल्ड एरिया, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कुछ एरिया शेड्यूल्ड एरियाज हैं, तो अगर उनमें मान लीजिए कुछ चेंजेस करने हैं तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये चेंज कर सकते हैं ऑर्डर के थ्रू। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट है। हु डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल 352 के अंडर में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक है। ऐसा प्रोविजन खैर पहले तो नहीं था जो रिटन एडवाइस वाला है, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डाला गया है। अगला देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, ठीक है। तो जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये वाली नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपात कौन घोषित करता है, हु डिक्लेयर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत प्रोविज़न दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके तहत लगाई जाती है। भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगी है, ठीक है, और इसको डिक्लेयर करने का जो राइट है वो भी भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देखें, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में कवर किए गए हैं, आप अच्छे से इसको कवर कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।